आपने हमें इतना सिखाया है कि शब्दों में पिरोना असंभव सा लगता है। फिर भी मैं धन्यवाद के रूप में आपको ये पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी। अपनी शिक्षा के अपनी शिक्षा के तेज से हमें हमारा आभा मंडित कर दिया। अपने ज्ञान के वेग से हमारे उपवन को पुष्पित कर दिया। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारे अंदर छिपी अद्वितीय क्षमताओं और प्रतिभाओं से अवगत करवाते उत्कृष्ट जीवन पथ प्रदान किया। आ गया सर। हमारे आचरण में निष्ठा, हृदय में विनम्रता एवं विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगियों व पथ प्रदर्शकों के प्रति कृतज्ञता जैसे अनेक गुणों का सृजन किया है। तो टाबर लिखो बहुत बढ़िया हो, होशियार है टाबर ऐसे। हमें अनियंत्रित हमारी अनियंत्रित इच्छाओं, क्रोध व अज्ञान जैसे विकारों को नियंत्रित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उपयुक्त गुण ही व्यक्तिगत विकास व अच्छे संबंधों की बुनियाद होती है। आप ही ने हमें उद्बोधित करवाया कि लक्ष्य पाने की प्रबल इच्छा हमारे तनाव व चिंता के घनत्व को घटाती है, वहीं विपरीत परिस्थितियों के प्रति आने वाली नकारात्मकता को हम कम करके सकारात्मक पक्ष को मजबूती देते हैं। जब भी हमारे मन मस्तिष्क में हार मानने का विचार आता, तब गुरु मुख से उच्चरित शब्द हमें प्रतिध्वनित होने लगते हैं और हमें स्वतः ही सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। वाकई में गुरुदेव, आपने हमें कुछ ही नहीं बहुत कुछ सिखाया है। लेखन कार्य का छोटा सा प्रयास पहली बार किया तो गलतियां क्षमा करने को। अब देखो क्या होता है कि कई बार शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने बहुत कुछ सिखाया है, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर अमल करें। क्योंकि देखो, अगर केवल नौकरी जीवन का लक्ष्य है तो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य ठीक नहीं है। नौकरी के साथ साथ में हम यहाँ पे जो चर्चाएं करते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जीवन में वो बातें भी आनी चाहिए। तो वो ज्यादा जरूरी होती है। नौकरी लगने के बाद वो सब चीजें काम आने वाली है। तो एक गुरु का महत्व तो तभी होता है। मैं सुबह से बच्चों के मैसेज देख रहा था, बहुत सारे आए हुए थे। तो मैं जब जवाब देता हूं तो मेरे पास कोई साथी होता है तो कहता है कि सर कहना राखो नहीं जवाब देने वास्ते। नहीं, ये बच्चे ने बड़े भाव से मन से लिखा है तो किसी और को मैं नहीं रख सकता। ये जवाब जवाब मैसेज मेरे को भेजा गया तो जवाब मैं ही दूंगा। समय मिला तो मैं दूंगा, नहीं मिला तो नहीं दूंगा, परंतु किसी और से मैसेज का रिस्पॉन्स दिलवाऊंगा ही नहीं। तो मुझे तो नहीं पता था कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। मैं तो रात को हल्का हल्का सा बुखार था, आज सुबह उठा तो एक मोबाइल खोला ना, तो बहुत सारे एकदम से वो मैसेज आए हुए। इतने मैसेज यहाँ तो जन्मदिन पे आते हैं या टीचर्स डे पे आते हैं। तो एक आधा मैसेज देखा तो पता चल गया कि आज गुरु पूर्णिमा का मौका है। फिर सोचता हूं कि समय भी गुरु है, ठोकरें भी गुरु है, शत्रु भी गुरु है। बड़े गुरु तो वो है, क्योंकि वही तो आपको आपका असली आईना दिखाते हैं। समय, ठोकर और विरोधी, ये व्यक्ति के सबसे बड़े गुरु है। वो जितना आपको सिखाते हैं ना, उतना शायद ही कोई सिखा पाए। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये कि हम सीखते नहीं उनसे। ठोकर खाने के बाद आदमी समझ नहीं रहा है, हालात देख के भी नहीं समझ रहा है कि मेरी स्थिति खराब है, मेरे घर की स्थिति खराब है, शत्रु बटे हुए हैं, जवाब कैसे देना है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो फिर उसका तो कैसे होगा? बाकी अगर आप अपने आसपास से एक बार नजर दौड़ाओगे ना, वैसे आराम से अकेले बैठ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जीवन में क्या क्या करना बाकी पड़ा है। फिर ये कई लोग देखता हूँ, नशे वाले लोगों को, मुझे लगता है कि इनका जीवन फेल है। कुछ बच्चे बहुत सिंसियर आते हैं मेरे पास आजकल तो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट आते हैं, इतने बढ़िया बच्चे आते हैं, सर पढ़ाई करनी है,
कई बार लैब असिस्टेंट की अभी इन दिनों परीक्षा का कुछ है आगे नवंबर के आसपास। लैब असिस्टेंट के बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत पेपर लिए हुए आते हैं, 12वीं पास किए हुए। सर पिछली बार ऐसे पेपर आए थे, तो इसी ट्रेंड से पढ़े या इसके आसपास की सारी जानकारी हासिल करें। एक लड़का कल आया, सर पिछली बार ये पूछा था कि नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सर क्या आगे भी ऐसे ही सवाल आएगा कि किसी नदी का उद्गम स्थल, अभी इस बार ये नदी दी, आगे कोई दूसरी नदी देंगे? नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं। तो सर तो मैंने कहा अब नदी का उद्गम भी पढ़ ले और दूरी भी पढ़ ले, किन राज्यों में जाती है वो भी पढ़ ले, और सहायक नदियां भी पढ़ ले, क्योंकि समय के साथ बेटा पैटर्न है ना वो बदल जाता है। तो मतलब मुझे सर उसके आसपास की सारी जानकारियां हासिल करनी है, मैंने कहा। और फिर उसको याद भी करना है, तो नोट्स बना लूं सर? हाँ। तो सर 12वीं में मार्क्स सर गुरुजी ने बनवाए थे वही पढ़ लूं? नहीं वो नहीं, किताब से पढ़। वो सब्जेक्टिव थे, अब आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। अब ये बच्चे कितने 17-18 साल के होंगे बच्चे, अगर 18 साल के होंगे, 12वीं पास की है तो कितने होंगे, 17-18 साल के होंगे। थॉम भी कई इतना ही है, 18 साल 20 साल ना टावरिया। 2005 रान 6 रहा है कितना ही सारा, मैं देखा था ना फॉरम धारा और पढ़ा था स्वारी टेबल माते बेड़ा की उड़ा, लड़कियां अलग लड़का अलग, देखतो तो जन्म तथा देखतो तो एक ईम तेरोणो रो कौन है रे? एक तेरोणो जन्म तिथि आई मारे गुटे। एक तो फौजी आदमी तो वो तो शायद एक बैच में आता, वो रिटायर्ड, उनके तो उनकी नहीं, उनकी तो ज्यादा थी, वो तो ठीक था। वो है ई मिनी एप, ई में था या एप में था? नहीं फौजी भाई नहीं, एक और है जिसकी 93 डेट हो, वो फौजी नहीं है, फौजी भाई नहीं है वो। सर जब भी प्लानिंग बनाता हूं तो धरातल पे लागू नहीं होती। क्यों नहीं है धरातल में? जाए नहीं लिखो न प्लानिंग, क्यों को लागू हुआ है? कौन कहता लागू नहीं होता? और उसके ऊपर बढ़िया से एक रख दो कुंड भी दो, कहीं नहीं प्लानिंग याद रहे। लोग पग ढाके कई सालों तक पग रखता, सबूत। तो धरातल पे ऐसे बड़े अक्षरों में लिखो प्लानिंग, तो नहीं भगवान सगन हो जाए वो, दिक्कतें को आवे। प्लानिंग लागू कब नहीं होती बता? जब आप बहुत लंबी प्लानिंग बनाते हो, 6 महीनों टाइम टेबल, तो लागू होगा। व्यक्ति को प्लानिंग होनी चाहिए सप्ताह भर की, कि इन 7 दिनों में ये पढ़ना है, फिर हर दिन देखना 7 दिनों में इतना करना है, उसमें डेली कितना करना है, बस। इससे अधिक लंबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। थे तो हुआ वही थी जनवरी तक लगाई हो, दिसंबर तक नहीं, थोड़ी प्लानिंग में नहीं। प्लानिंग छोटी छोटी होती है, गोल लंबा होता है। तो थे 6-7 दिन रो टारगेट रखो करो कि भाई माना अगले 7 दिन में ये पढ़नो है, और पर डे तो पढ़नो है बस। पीएम ज्यादा सोचनो कौन, लंबी प्लानिंग कभी भी सफल नहीं होती। देश की गवर्नमेंट ईयरली प्लान लाती है, वो ला सकती है, रिसोर्सेज है उसके पास में। थे केड़ो आप ईयरली प्लान बनायो? आप प्लान बनाओ 6-7 दिन का, इससे अधिक प्लान मत बनाया करो। और फिर डेली टारगेट सेट कर दो कि भाई कल मुझे ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं या 4 टॉपिक पढ़ने हैं,